नमस्कार साथियों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि मुगलों के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करें। आज हम लोग देखने वाले हैं मुगलों के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से था। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में इसका आंसर को देखने वाले हैं। सबसे पहले आंसर देना है परिचय। मुगलों के प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित केंद्रीय व्यवस्था थी जो भारतीय और विदेशी तत्वों का मिश्रण था। जैसे कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को मध्य एशिया से लिया था। मुगल शासक बाबर ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिस पर किसी विदेशी खलीफा का प्रभाव नहीं था, बल्कि इन्होंने खलीफा से अपने राज्य को मुक्त करा लिया था, जिसके कारण ही बाबर ने स्वयं ही बादशाह की उपाधि धारण किया था। मुगलों के प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो सैन्य शक्ति पर आधारित इनका प्रशासन व्यवस्था था। इनका जो प्रशासन था वो भारतीय और विदेशी तत्वों का मिश्रण था, यानी कि जो इनका सैनिक व्यवस्था था कुछ विदेशी था कुछ भारतीय था, कुछ औजार विदेशी था कुछ भारतीय था। तो इस प्रकार से जो इनका प्रशासन व्यवस्था था वो भारतीय और विदेशियों का एक मिश्रण व्यवस्था था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। मनसबदारी व्यवस्था भी एक प्रकार से सैन्य व्यवस्था था, यानी कि भारत में मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने सबसे पहले लागू किया था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जमींदार या बड़े शासकों को अकबर द्वारा मनसब दे दिया जाता था, यानी कि आप इतना सैनिकों को रख सकते हो। उसके लिए अकबर कुछ जागीर देता था ताकि उस जागीर से जो मनसब रखा गया है कुछ सैनिकों को उसका वेतन दे सके और मनसबदार खुद भी रख सके। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था ताकि अपने सैन्य क्षेत्रों में शक्ति प्राप्त कर सके, ताकि अपने सैन्य क्षेत्रों को मजबूत कर सके। इसमें एक बात यह भी कहा गया है कि बाबर ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जहां पर खलीफाओं का कोई नियंत्रण नहीं था। पहले जितने भी मुस्लिम शासक भारत आते थे उस पर खलीफाओं का नियंत्रण था, यानी खलीफा जो उसको बोलता था वही कार्य को करता था। लेकिन मुगल साम्राज्य के जो बाबर थे इन पर किसी भी खलीफाओं का नियंत्रण नहीं था। यही कारण है कि इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने साम्राज्य को स्थापित किया और इन्होंने किसी से भी उपाधि नहीं लिया था, बल्कि खुद इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया था। पहले यह होता था कि जब कोई बादशाह बनता था तो खलीफाओं से अनुमति लेना पड़ता था उस उपाधि के लिए कि हम बादशाह रख सकते हैं उपाधि या नहीं। लेकिन इन्होंने उपाधि के लिए किसी भी खलीफा से अनुमति नहीं लिया, बल्कि खुद बादशाह का उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है कि मुगलों के केंद्रीय प्रशासन। आपको जो प्रश्न में पूछा गया है एग्जैक्ट उसी को लिखना है। मुगलों के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। मुगल का साम्राज्य केंद्रीय स्तर पर फैला हुआ था, इसलिए केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसमें कई मंत्री होते थे जो अलग अलग कार्यों पर नियंत्रण रखता था। मुगल प्रशासन में सम्राट सभी विभागों का प्रधान होता था। सम्राट के अनुसार ही मंत्री परिषद कार्य करता था। उनके सलाह को सभी मंत्रियों को मानना पड़ता था। मुगलों के साम्राज्य में मंत्रियों के प्रमुख पद निम्नलिखित थे जो इस प्रकार से है। मुगलों के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो इनका साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, इसीलिए जब केंद्रीय प्रशासन को चलाना होता है तो उनके लिए कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ती है। मंत्री परिषद में बहुत से लोग हो गया, वित्त मंत्री हो गया वहाँ पर रक्षा मंत्री हो गया, वहाँ पर विदेश मंत्री हो गया, वहाँ पर कृषि मंत्री हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने केंद्रीय स्तर पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया था, जिसमें कई मंत्रियां होते थे जिन पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मंत्रियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता था। मुगल सम्राट की बात करें तो मुगल सम्राट जो बाबर था जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था वह सभी का प्रधान होता था, यानी कि जितने भी मंत्री परिषद में लोग हैं अभी उसका जो प्रधान कौन होता है तो पीएम होता है। उसी प्रकार से जितने भी मंत्री परिषद में लोग यहाँ पर थे सभी का प्रधान कौन था तो बाबर था। उस समय पहला जो इनका पद था महत्वपूर्ण पद था वो था वजीर का पद। बाबर और हुमायूं के समय वजीर का पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। वजीर साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था जो सम्राट के पद के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद था। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और यह सम्राट के अधीन होते थे। अकबर के समय प्रधानमंत्री को वकील कहा जाने लगा था। अकबर ने वजीर के पद को समाप्त करके मीर बख्शी दीवान पद को लाया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि बाबर और हुमायूं के शासनकाल के दौरान वजीर का पद सबसे बड़ा पद होता था। वजीर किन्हें कहा जाता था तो प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था।
जो सम्राट के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता था। यानी सम्राट पहला हो गया जो सबसे बड़ा पद है, और दूसरा प्रधानमंत्री होता था जो साम्राज्य में सबसे बड़ा पद होता था। जब कभी सम्राट नहीं होता था तो उसके स्थान पर प्रधानमंत्री उनके कार्यों पर नियंत्रण रखते थे, उनके कार्यों की ओर से आदेश देते थे, है ना। तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री दूसरा ऐसा व्यक्ति हो गया था जो साम्राज्य में सबसे ऊंचा पद था। इसमें यह भी कहा गया है कि जो है सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति किया जाता था, देखता था कौन व्यक्ति सबसे ईमानदार है, कौन प्रधानमंत्री के योग्य है, उसी व्यक्ति को सम्राट स्वयं चुनता था या स्वयं नियुक्त करता था प्रधानमंत्री के पद पर। अकबर के शासनकाल के दौरान कहा गया है कि प्रधानमंत्री को वकील कहा जाने लगा था, पहले वजीर, और जब अकबर के शासनकाल आया तो उस समय वकील कहा जाने लगा। फिर आगे चलकर जो है अकबर के शासन काल के दौरान ही वजीर के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर दीवान पद आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है दीवान का पद। दीवान एक फारसी शब्द है। इस पद की स्थापना अकबर द्वारा किया गया था। यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इनका कार्य वित्त एवं राजस्व को जमा कराना होता था। इसके अलावा अन्य सभी विभागों पर भी दीवान का प्रभाव होता था। सम्राट की अनुपस्थिति में वह शासन के साधारण कार्यों को भी बादशाह की ओर से देखता था। इनका चयन सैन्य योग्यता पर नहीं किया जाता था, बल्कि इनका चयन वित्तीय योग्यता पर होता था। दूसरा जो सबसे बड़ा पद था उस समय वो था दीवान का पद। दीवान शब्द जो है फारसी शब्द है। इस पद की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने इस पद को स्थापित किया था। ये पद क्या था? तो यह एक वित्तीय विभाग था। जब कभी जो है जागीर जिसको दिया गया था, जिसको भूमि दिया गया था कृषि करने के लिए, तो उनसे जब वित्त जमा करना होता था, टैक्स जमा करना होता था, तो उन पर जो है किसका नियंत्रण था? तो उस पर दीवान का नियंत्रण होता था। अपने अधिकारियों को यह आदेश देता था कि अब जो है अलग अलग क्षेत्रों में जाके कर को वसूल करो, राजस्व को वसूल करो। तो पूरा नियंत्रण वित्तीय क्षेत्र में दीवान का होता था। तीसरा जो है वो है मीर बख्शी। मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस पद का विकास अकबर के शासनकाल के दौरान प्रारंभ हुआ। मीर बख्शी पूरे सैन्य व्यवस्था का नेतृत्व करता था। इनका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों के लिए हथियारों तथा हाथी घोड़ा की व्यवस्था करनी होती थी। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था पर नियंत्रण रखना था। मीर बख्शी की बात करें तो साम्राज्य में तीसरा सबसे बड़ा पद था। मीर बख्शी कौन था? तो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, है ना। सर्वोच्च अधिकारी यानी कि सेनापति होता था। इस पद का विकास जो है अकबर के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। मीर बख्शी जो है पूरे सेना का नेतृत्व करता था। उनको अगर हथियार की आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें हथियार दिया जाता था। अगर उनको घोड़े या हाथी की आवश्यकता पड़ती थी तो मीर बख्शी द्वारा उनका भी व्यवस्था कराया जाता था। साथ ही साथ सैनिकों का जो ट्रेनिंग दिया जाता था उनकी भी जो है नियंत्रण मीर बख्शी द्वारा रखा जाता था, है ना। तो इस प्रकार से जो मीर बख्शी था वो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जिनके नियंत्रण में सभी सेना होता था। चौथा जो पॉइंट लिखना है आपको वो है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों का सर्वोच्च प्रधान होता था। इनका कार्य धार्मिक मामलों में बादशाहों को सलाह देना था कि किस भूमि को धार्मिक पवित्र स्थल के लिए देना चाहिए। इसके अलावा कर मुक्त भूमि को विद्वानों को प्रदान करना तथा धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था कराना इत्यादि। चौथा जो साम्राज्य में सबसे बड़ा पद था वो था सद्र उस सुदूर, है ना। केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए सद्र उस सुदूर भी काफी महत्वपूर्ण पद था। तो ये कौन सी पद थी? तो यह एक ऐसा पद था जो धार्मिक मामलों को देखता था। धार्मिक मामलों में जो है सर्वोच्च प्रधान को सद्र उस सुदूर कहा जाता था। इनका कार्य था धार्मिक मामलों में जो है बादशाहों को सलाह देना कि किस भूमि को धर्म पवित्र स्थल के रूप में देना चाहिए, किस भूमि को नहीं देना चाहिए, इस भूमि को जो है विद्वानों या भिक्षुओं को देना चाहिए, किस भूमि को नहीं देना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के लिए जो है किस भूमि को दान देना चाहिए या किस भूमि को दान नहीं देना चाहिए। ये सभी मामलों पर जो है निर्णय कौन देता था या सलाह कौन देता था? तो ये सद्र उस सुदूर देता था बादशाह को सलाह। पांचवा जो पॉइंट है वो है काजी। मुगल दरबार में काजी का कार्य न्याय करना था। यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। यह शरीयत के अनुसार कानून की व्यवस्था करता था। बादशाह के बाद काजी मुख्य न्यायाधीश होता था। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो था काजी। मुगल दरबार में जो है काजी का कार्य क्या था? तो न्याय व्यवस्था इनके अंतर्गत आता था। जब किसी व्यक्ति को न्याय देना होता था तो इनको जो है न्याय देने का कार्य दिया जाता था। काजी जो होता था वो शरीयत के अनुसार यानी कानून के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को सजा सुनाता था। यह माना जाता है कि दरबार में जो बादशाह था उसके बाद जो सबसे प्रमुख व्यक्ति माना जाता था न्याय देने के लिए वो था काजी। उसकी सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त किए होते थे जो कुरान के कानून की व्याख्या करते थे। काजियों की अदालत में अधिकांश धर्म संबंधी या संपत्ति संबंधी मुकदमे आती थी।
अकबर ने अपने शासन काल में हिंदू पंडितों को भी हिंदुओं के मुकदमों का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो मुफ्ती होता था वह कुरान के शरीयत के अनुसार काजी को जो है कानून बताता था कि इस कानून के अनुसार इस प्रकार से सजा दिया जा सकता है, जिसके बाद काजी जो है धर्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर मुकदमे को चलाता था और जिस प्रकार से मुकदमा होता था उसी प्रकार से निर्णय देता था। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने अपने शासन काल के दौरान पंडितों को भी रखा था। पंडितों को इसलिए रखा था कि हिंदुओं के जो मुकदमे हैं उन पर निर्णय दे सके। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है मुगलों के सैन्य व्यवस्था। मुगल साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था का आधार मनसबदारी व्यवस्था था। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर बादशाह द्वारा किया गया था। अकबर ने अपने प्रत्येक सरदार और सैनिक अधिकारियों को मनसब का पद दिया था। मनसब के कई श्रेणी थे, जिसमें से सबसे कम मनसब 10 था और सबसे अधिक मनसब 5000 का होता था। बादशाह अपने अनुसार लोगों को मनसब के पद को देता था। मनसब को वेतन जागीर के रूप में प्राप्त होता था। जितने सैनिक होता था उसके आधार पर जागीर को दिया जाता था। मुगलों के सैन्य व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि मुगल साम्राज्य जो है सैन्य व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन यहाँ पर जो सेना का सबसे बड़ा विभाग था वो था मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है अकबर द्वारा किया गया था। अकबर ने जो है अपने प्रत्येक सरदारों को कुछ ना कुछ मनसब दिया था। किसी को 5 मनसब से लेकर 5000 मनसब तक दिया था। यानी कि अकबर के शासनकाल के दौरान जो सबसे छोटा मनसब होता था वह 10 व्यक्तियों का होता था और जो सबसे बड़ा मनसब होता था वो 5000 व्यक्तियों का होता था। तो अकबर ने जो है सरदारों को मनसब दिया था ताकि सैन्य व्यवस्था को मजबूत कर सके। मनसब क्या होता था तो मैंने बताया आपको कि मनसब में जो है अपने आसपास के सरदारों को कुछ जागीर देता था अकबर, और उस जागीर से जो धन प्राप्त होता था उसी धन से सैनिकों को मनसबदार रखता था और मनसबदार उस जागीर से प्राप्त धन से ही कुछ धन सैनिकों को देता था वेतन के रूप में, और जो बच जाता था वो मनसबदार स्वयं रखता था। तो इस प्रकार से जो है अकबर को सैनिकों के लिए अलग से वेतन नहीं देना पड़ता था। मुगलों के न्याय व्यवस्था। मुगल काल में ना तो लिखित कानून थे और ना ही निर्मित न्यायालय। सम्राट ही साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। उसे मुकदमा सुनने और फैसला करने का अधिकार था। प्रत्येक बुधवार को सम्राट स्वयं दरबार में बैठकर मुकदमा सुनते थे। मुगल साम्राज्य की न्याय व्यवस्था की बात करें तो इस समय ना तो कोई लिखित कानून था और ना ही कोई निर्मित न्यायालय था जहाँ पर मुकदमा को सुनाया जाता हो, बल्कि मुगल साम्राज्य में ही सम्राट द्वारा न्याय व्यवस्था को सुनाया जाता था, है ना। तो इसमें कोई सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं हुआ करता था। सम्राट ही जो है सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था जो किसी भी फैसले को सुनाता था। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक बुधवार को सम्राट स्वयं दरबार में बैठकर मुकदमा को सुनाता था। बादशाह का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय था जहां मुगलों द्वारा रखा गया न्यायाधीश पर भी फैसला सुनाया जा सकता था। यहाँ पर एक बात आपको समझनी बहुत ही आवश्यक है कि बादशाह द्वारा न्यायाधीश रखा गया था न्यायालय में ताकि किसी भी मुकदमे के प्रति सुनवाई किया जा सके, लेकिन कभी कभी न्यायाधीशों द्वारा अगर मुकदमे को सही ढंग से सुनवाई नहीं किया गया है तो इनके ऊपर जाके आप शिकायतें कर सकते हो बादशाह के साथ। उसके बाद जो है अंतिम फैसला जो होता था वो बादशाह का होता था, अंतिम निर्णय जो होता था वो बादशाह का होता था। मुगलों में सबसे अधिक कठोर न्याय व्यवस्था यहाँ पर होगा जहांगीर। औरंगजेब हो गया तो यहाँ पर आपको जहांगीर लिख देना है। जहांगीर का था। इन्होंने न्याय के लिए सोने का जंजीर भी बनवाया था। जिस किसी को न्याय चाहिए होता था उस व्यक्ति को सोने की बनी जंजीर को खींचना पड़ता था। इसके बाद बादशाह स्वयं उसे न्याय देता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि मुगलों के शासनकाल के दौरान जहांगीर मात्र एक ऐसा शासक था जिनके शासनकाल के दौरान मुगलों की सबसे बेहतर न्याय व्यवस्था था। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान इनकी न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, जिसके कारण जो है न्याय व्यवस्था के क्षेत्रों में जहांगीर काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। जहांगीर जो है एक सोने के जंजीर को बनवाया था। जब किसी को न्याय चाहिए होता था तो उन सोने के जंजीर को खींचना पड़ता था, जिसके बाद बादशाह स्वयं न्याय करता था। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल काल की अर्थव्यवस्था। मुगल साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। मुगल काल में भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। मुगल काल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुगल काल की जो आय आता था यानी टैक्स आता था उसका प्रमुख स्रोत जो था भू राजस्व था। यानी भूमि से जो टैक्स प्राप्त होता था वही इनका शासन व्यवस्था को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था था। मुगल काल में भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो था वो था खालसा भूमि, दूसरा जो था वो था जागीर भूमि, तीसरा जो था वो था मदद ए मासा भूमि, है ना। तो राज दरबार के प्रत्यक्ष प्रबंध के तहत आने वाली भूमि को खालसा के नाम से जाना जाता था। खालसा भूमि से प्राप्त राजस्व राजकीय कोष में सीधा जमा
होता था। यानी कि जो पहला भूमि था खालसा भूमि, जितने भी वहां से टैक्स प्राप्त होते थे वो डायरेक्ट जो है केंद्रीय कोष यानी कि दरबार में जमा किया जाता था। दूसरा था जागीर भूमि। जागीर भूमि को अपने अधिकारियों के वेतन के लिए दिया जाता था ताकि वहां से उनको वेतन मिल सके। तो दूसरा जो जागीर भूमि था, उनसे जो टैक्स प्राप्त होते थे उनको अपने अधिकारियों को वेतन देता था। जितने भी सैन्य विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, जितने भी अधिकारी हो गया, सभी अधिकारियों को जो है जागीर भूमि से वेतन देता था। तीसरा जो भूमि था वो था मदद-ए मासा। तीसरा भूमि मदद-ए मासा भूमि था। यह भूमि को विद्वानों, संतों, भिक्षुओं तथा धार्मिक स्थल के लिए दान में दिया जाता था। इस भूमि में आय प्राप्त नहीं होता था। तीसरा जो भूमि था वो था मदद-ए मासा भूमि। मदद-ए मासा भूमि क्या था? तो जब कभी किसी धार्मिक क्षेत्र में कोई भूमि दान देना पड़ता हो या कभी भिक्षुओं को या कभी विद्वानों को कोई भूमि देना पड़ता था, तो ऐसे में जो है मदद-ए मासा भूमि को दिया जाता था, जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। यानी कि जिस व्यक्ति को दिया जाता था, विद्वानों को दिया जाता था, भिक्षुओं को दिया जाता था और धार्मिक स्थल के लिए दिया जाता था। तो ऐसे स्थिति में मदद-ए मासा से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो मदद-ए मासा भूमि जो था वो टैक्स मुक्त भूमि था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट लिख पाता हूँ। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको आंसर लिखा दूंगा, आपको फिर इस तरह से कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।